हमारा आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट पार्टिकल्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज। पहला क्वेश्चन आपका ये बोलता है, कौन सा कण परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और नकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं। आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसका आंसर आप सबको पता ही होगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर मैं एटम के बारे में बताऊं, तो एटम हमारा जो है यूनिवर्स का सबसे छोटी इकाई है। और एटम का जो डिस्कवरी है, अगर एटम की बात करते हैं, तो एटम जो है डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी में। जॉन डाल्टन के द्वारा जो है एटम को डिस्कवर्ड किया गया था। और जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि ये यूनिवर्स का सबसे छोटी इकाई है। अगर आप पेन को देखते हैं, बोर्ड को देखते हैं, या आप कुछ भी चीज देखते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज जो है, कोई भी मैटर जो है, एटम से बना हुआ है। दैट मीन्स एटम हमारा जो है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन जॉन डाल्टन का थ्योरी गलत हो गया। इन्होंने ये बताया कि इसके नीचे, मतलब एटम से छोटा इकाई कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में डिस्कवर्ड हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आए, इससे भी छोटी इकाई थी। ठीक है, तो एटम हमारा जो है जॉन डाल्टन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था 1808 ईस्वी में। अगर हम एटम को थोड़ा सा और देखें, तो ये आपका एटम हो गया सब। एटम के चारों तरफ एटम के चारों तरफ सेल्स बने होते हैं। और ये सपोज आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो होते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करते हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हैं? रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो है नेगेटिवली चार्ज। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, ये है मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इसमें न्यूट्रल है, किसी तरह का चार्ज नहीं है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन और आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है, वो कौन किए थे? अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया था। ये जो तीन पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स। एटम हमारा छोटी इकाई थी, किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। उन्होंने ये बताया कि हम एटम्स को तोड़ नहीं सकते हैं, एटम हमारी छोटी इकाई है, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में ये देखा गया कि दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज था, और न्यूट्रॉन पे हमारा न्यूट्रल था। किसी तरह का चार्ज यहाँ पे देखने को नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो जे थॉमसन प्लम पडिंग थ्योरी जो है, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रोटॉन्स की बात करते हैं अगर हम, तो प्रोटॉन्स का जो डिस्कवरी किया गया था, वो गोल्ड स्टेन के द्वारा। का जो डिस्कवरी है प्रोटॉन का, अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो गोल्ड स्टेन गोल्ड स्टेन के द्वारा जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे जो हैं,
ये यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स में कंसीडर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है रिवॉल्व करते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसका जो राइट आंसर आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम मास की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन्स की हम अगर मास की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो 9.31 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की बात करते हैं, अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है। अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, 1.66 10⁻27। अगर इन तीनों में देखा जाए कौन ज्यादा भारी है कौन ज्यादा हल्का है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का है, और प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन हमारा जो है ये सबसे भारी है इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिक फंडामेंटल आपको ध्यान में रखना होगा। कौन डिस्कवरी किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये चीज है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट प्रेजेंस ऑफ, रदरफोर्ड के परिकिरणन प्रयोग ने निम्नलिखित की उपस्थिति को साबित किया था। किसका? एटम्स इन ऑल मैटर, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, न्यूट्रॉन्स इन एटम्स एंड न्यूक्लियस इन एटम। अब ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है क्या एक्चुअल में? अगर हम रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर उन्होंने ये बताया कि अगर हम कोई अल्फा पार्टिकल को जब हम किसी भी गोल्ड जो है फॉइल में हम अगर भेजते हैं, अगर हम गोल्ड गोल्ड का जो हमारा फॉइल है एटम में, उसमें हम भेजते हैं, तो हमें क्या क्या कंसिक्वेंस देखने को मिलता है। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल, जो कि एटम आप देख सकते हैं कि अगर अल्फा पार्टिकल, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, और ये आपका क्या है? एटम है। ये आपका एटम है। हमने बताया यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल जब इस एटम से, जब गोल्ड फॉइल से पास किया, तो हमें ये देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधा पास कर गया। लेकिन जैसे ही अगर थोड़ा सा हम न्यूक्लियस से टच करवाते हैं, तो डेविएट कर जाता है। अगर हम थोड़ा सा न्यूक्लियस से टच करवाते हैं, थोड़ा सा डेविएशन हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा और अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के बीच से हम पास करवाते हैं, तो ये रिटर्न हो जाता है, रिटर्न बैक भी हो जाता है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि अगर अल्फा पार्टिकल अगर हम गोल्ड फॉइल से पास करवाते हैं, तो हमें एटम्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला कंसिक्वेंस आपका ये था, आपका फर्स्ट कंसिक्वेंस ये था, पहला कंसिक्वेंस ये था कि मोस्ट ऑफ द एटम्स, सॉरी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड। मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये अनडेविएट हो गए, मतलब सीधा पास चले गए। मतलब ये न्यूक्लियस आपका था, और ये जो एटम्स था, ये जो एटम्स आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो अल्फा पार्टिकल्स गए अनडेविएट कर गए, मतलब सीधा पास कर गए। मतलब 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है अनडेविएट थे, मतलब सीधा पास कर गए। अनडेविएटेड, अनडेविएटेड, ये फर्स्ट आपका कंसिक्वेंस था। दूसरा कंसिक्वेंस क्या बोलता है कि अगर हम थोड़ा सा और, अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के सामने से ले जाते हैं, तो हमारा थोड़ा सा स्कैटर्ड होता है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कैटरिंग, कुछ यहाँ पे एंगल होगा, स्कैटर्ड एंगल थीटा, स्कैटर्ड होता है। मतलब सम हमारा जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए। ठीक है। थर्ड जो कंसिक्वेंस हमारा बनता है कि अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के सामने से ले जाते हैं, तो रिटर्न बैक हो जाता है, मतलब कि 180 डिग्री से ही वापस चला आता है। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स, हमारा जो स्पेस है वो खाली था। मतलब कि आप यहां देख पा रहे हैं हमारा जो एटम्स है, ये पार्ट ही हमारा क्या है? भरा हुआ है, तभी तो हमारा स्कैटर्ड हो रहा है। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ? रिटर्न बैक हो जाना। ठीक है। दूसरा बात यह है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में और एक चीज और देखने को मिला कि 99% हमारा जो मास है, 99% हमारा जो मास है एटम्स का,
वो किस में है? न्यूक्लियस में है। मास इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और बाकी हमारा जो है वो खाली है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमें? आप ऑप्शन देख सकते हैं, एटम इन ऑल मैटर, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, नहीं। न्यूट्रॉन्स इन एटम्स, ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियस इन एटम्स, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा में सापेक्षिक आर्द्रता, मान लीजिए आपके पास एयर है तो कितनी नमी है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी नमी को मेजर करता है? आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, थर्ड हमारा क्या है इलेक्ट्रोमीटर, और फोर्थ हमारा क्या है बैरोमीटर। मैं आपको बताऊं, हाइड्रोमीटर आपका जो होता है वो मेजर करता है डेंसिटी, और हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगर हम हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या मेजर करता है? ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ह्यूमिडिटी, मतलब कि हवा में कितनी नमी है। ठीक है, थर्ड हमारा जो लेक्टोमीटर है वो प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है, और बैरोमीटर आपका पता ही है प्रेशर को मेजर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हाइग्रोमीटर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम, मतलब एक गैस का घनत्व तो अधिकतम कब होगा, कब होता है? आप सबको पता है, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, एक होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, एक होता है पी वी इक्वल टू एम आर टी। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा जो एन है नंबर ऑफ मोल्स है, आर हमारा क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सिंपली गैस कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें तो मास बाई वॉल्यूम हमारा क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डेंसिटी रो आर टी, रो आर टी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड टेम्परेचर का है। ठीक है, अब ये बोला है कि द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज मैक्सिमम। अब अगर डेंसिटी को मैक्सिमम करना है हमें, अगर हम चाहते हैं कि डेंसिटी मैक्सिमम हो तो प्रेशर को ज़्यादा होना होगा, दबाव ज़्यादा होना होगा। अगर घनत्व तो हमें ज़्यादा चाहिए तो हमारा दबाव जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसी तरह अगर हम चाहते हैं डेंसिटी कम हो, आप देख सकते हैं पी बाई टी, अगर डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर को कम होना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, मतलब कि वह तत्व क्या है जो पृथ्वी की संरचना में उच्चतम प्रतिशत में है? आपके पास ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड आयरन। आप सोच सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस, दो पत्थर है वो दोनों का मास हमारा डिफरेंट है। ठीक है, आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों पत्थर को एक साथ गिराया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब दोनों पत्थर को, अगर आपके पास दो पत्थर है, अगर ये कोई बिल्डिंग है, ये भी कोई बिल्डिंग है, अगर एक पत्थर का मास हमारा जो है मान लो 10 केजी है, और दूसरा हमारा जो स्टोन का मास है 20 केजी है, तो ये बोलना चाह रहा है इसका हाइट हमारा सेम है, दोनों का हाइट हमारा क्या है? सेम है। तो हमारा सबसे पहले कौन गिरेगा नीचे? आप देख सकते हैं कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं टाइम ऑफ फॉल, मतलब गिरने का समय, तो इसका जो इक्वेशन आता है, इसका जो इक्वेशन आता है E इक्वल टू अंडर रूट 2h/, ये हमारा आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो h है, हमारा जो हाइट है वो सेम है दोनों दोनों स्टोन के लिए। जी भी हमारा क्या है? 9.81 मीटर स्क्वायर। ए भी हमारा क्या कांस्टेंट ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम हमारा जो है मास पे डिपेंड नहीं कर रहा।
आप लोग सोचते होंगे जो बड़ा मास है वो जल्दी से गिर जाएगा, जो भारी मास है, लेकिन यहाँ पे आप इस फंडामेंटल इक्वेशन से देखते हैं तो हमारा जो स्टोन है वो साथ साथ हमारा गिरेगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बोथ द स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। दोनों पत्थर एक ही समय में जमीन पे पहुंचते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द हार्ड वाटर इज नोन एज, मतलब कि कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम को हार्ड वाटर से हम लोग हटाते हैं? आपके पास ऑप्शन क्या है? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फ्लोकेशन और वाटर सॉफ्टनिंग। तो आपका जो राइट आंसर है वो वाटर सॉफ्टनिंग है। मतलब वाटर सॉफ्टनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप क्या करते हैं, कैल्शियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को हार्ड वाटर से रिमूव करते हैं, को हटाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, हमने लास्ट लेक्चर में ही बताया था गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बेसिकली जो भी स्टील जो भी आयरन होगा हम लोग जिंक का कोटिंग कर रहे हैं ताकि रस्ट से बचाया जा सके। मतलब कि जिंक का कोटिंग करना किसमें? स्टील या आयरन में। आप देख सकते हो ऑप्शन, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ टीन ऑन आयरन, ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन से भी जा सकते हैं। मतलब जिंक का कोटिंग कर रहा है आयरन में। डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन टीन, ये गलत है। डिपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम ऑन आयरन, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ओजोन लेयर हमारा जो है वो कहाँ पे होता है? आपके पास ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। आप सबको पता है कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है अर्थ से 18 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और ये जो ओजोन है, ओजोन आपको पता है कि इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है O3, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन होते रहता है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन। ओजोन हमारा जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। अब सन का जो रेडिएशन है, हमने कल बताया था कि सन जो है, सन की जो एनर्जी है, सन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स के थ्रू हमारे अर्थ पे आता है। अब ये क्या करता है, EM वेव्स, यहाँ ओजोन रहता है, ओजोन O3 इसको रोक लेता है, और जो हमारे पास जो भी लाइट आता है वो अच्छे लाइट आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस लाइट से प्रभावित नहीं हो। अगर ओजोन नहीं रहता तो डायरेक्टली कैंसर हो जाता, जो कि स्किन कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब 1830 18 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट होता है अर्थ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? पहला हमारा क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक प्रक्रिया, फ्यूल कंबशन, ईंधन का दहन, ट्रांसपोर्टेशन और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। इसका जो राइट आंसर आप सोच सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है, कब निकलता है। अब सोचो कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग बाइक चलाते हैं या जब भी हम लोग कार चलाते हैं, तो फ्यूल हमारे जो है प्रॉपर, जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन हमारे जो फ्यूल है, ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने के कारण से हमारा क्या होता है, वो पूरा बर्न नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और इसका मुख्य जो कारण है वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो जो राइट आंसर है वो ट्रांसपोर्टेशन है। मेन सोर्स हमारा यही है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सब हो सकता है नो डाउट, लेकिन हमारा जो मेन सोर्स है, फ्यूल कंबशन में भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकलता है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है, मुख्य कारण है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।